नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बस भाभी। बहुत बोलिया आपने, कहीं इस तरह मम्मी से बात की जाती है। अब एक भी शब्द और नहीं। ये मम्मी है हमारी। इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मुकाम तक पहुंचाया है, ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। एक तो जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही है, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं है। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी। अंशु ने अपनी मम्मी का अपमान होते हुए देखकर बहुत तिलमिलाते हुए कहा। और भैया आप, भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले चले जा रही हैं और चुपचाप बैठे हुए सुन रही हैं। मुझको आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर में जुबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। अभी बेटा से पहले ही दीपा परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए वे बोली, वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हो, फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। रंजना बहू, जो उतनी ही देर से जरा सी बात के कारण बिना बेवजह सास को सुनाई पड़ती है। बहू कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान किए जा रही हो। माना कि अभी की आंखों का पानी मर गया है, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है। दीपा बहुत दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी। कभी इस तरह की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ चुपचाप जीवन में चले आती हैं और यही हुआ दीपा के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी के साथ बड़े बेटे अभी की शादी कर दी। पहले तो राकेश, दीपा के पति, ने मना भी किया कि ये सोच लो कि ये रिश्तेदारी में अभी का रिश्ता करना सही रहेगा। लेकिन दीपा ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझकर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में रंजना अच्छी लगी और उसके बाद मायके वाले भी ठीक ठाक। लेकिन रंजना शादी के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा के लिए तो ये सब बहुत विकट स्थिति हो गई। क्योंकि उसी ने राकेश से जिद करके रंजना को अपनी बहू बनाया था। ना वो राकेश से कुछ अपने दिल का हाल कह पा रही थी, ना रंजना के व्यवहार को समझ पा रही थी। और इधर रंजना जब देखो तब दीपा को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट दे देती। दीपा यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में समझ जाएगी। लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। दीपा अकेले में बैठकर खूब फूट कर रोती रहती कि आखिर भगवान उससे कौन सी गलती हो गई जो उसको ऐसी सजा मिली। उसने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी। लेकिन शायद भगवान को वो भी ना मंजूर था। दीपा अपनी चचेरी बहन से कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उसको लगता कि ये सब उसकी किस्मत का ही दोष है। तभी तो राकेश की चेतावनी के बाद भी उसकी अकल पर पत्थर पड़ गए और उसने रंजना को अपनी बहू बनाने का स्वीकार किया। छोटा बेटा अंशु बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसलिए घर कम ही आ पाता। समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मनी बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण सुशील। पहले तो रंजना अगर अभी के सामने दीपा से कुछ कहती तो अभी रंजना को समझाता, लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना के रंग में ही रंगने लगा। राकेश भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से दीपा उनको ज़्यादा कुछ बताती भी नहीं थी कि राकेश के पीठ पीछे तो रंजना उससे इससे भी ज़्यादा गलत व्यवहार करती है। समय बढ़ रहा था और समय के साथ साथ रंजना की बदतमीजियाँ भी बढ़ती चली जा रही थी। जितना दीपा बर्दाश्त करती, रंजना उतनी ही उच्च संकलन होती चली जा रही थी। अब तो जब वो जी चाहे दीपा को कुछ भी बोल देती और अभी उसको अनसुना करके वहाँ से हट जाता।
दीपा के दिल से कराही निकलती कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था। अब उसको माँ की बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कुछ न बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहाँ से हट जाती। होली का त्योहार था और इस बार 2-3 साल के बाद अंशु भी आया था अपनी पत्नी मनी के साथ होली पर। त्योहार पर लगातार मेहमान होली मिलने के लिए आ जा रहे थे। रंजना की कुछ खास सहेलियां भी आने वाली थी, तो उसने अपने मायके से मिला कीमती कोकरी सेट निकाला था, खास अपनी सहेली के आने पर। सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद कोकरी सेट तो अंदर रसोई में पहुंचा गया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी बातचीत कर रही। दीपा ने सोचा कि इतनी महंगी कोकरी है, चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ, वरना दाग पड़ जाएंगे। सारे बर्तन तो दीपा धुल चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि दीपा के हाथों से वो दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर पड़े। दीपा तो अंदर तक कांप गई, क्योंकि प्यालों के टूटने की आवाज़ बाहर तक भी जरूर गई होगी। और तब तक रंजना की सहेलियां भी जा चुकी थी। रंजना बिजली की गति से दौड़ती हुई अंदर आई और उसके जो मुंह में आया वो अनाप शनाप दीपा को बोलने लगी, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिली हुई किसी भी चीज़ में हाथ मत लगाया करो, लेकिन इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना है। पता नहीं कब पीना छूटेगा इन लोगों से। काम दाम तो नाम भर का, और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कदर जानती उस चीज़ की, लेकिन इनको क्या फ़र्क पड़ता। हराम की चीज़ थी, तोड़ डाली। अभी और अंशु भी प्याले के टूटने की आवाज़ सुनकर अंदर आ गए थे। रंजना का ये सब बोलने का अभी के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए ये सब बर्दाश्त करना असंभव ही था। बस इसलिए वो मम्मी को अपमान देकर तड़फ उठा और उसने रंजना को धमका दिया, इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ, 4 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। रंजना ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दीपा को मम्मी से कहकर इनके उनके पर उतर आई। भाभी आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हाँ मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, वाह वाह, देखो तो जरा, आदमी तो बोल ही रहा था, अब तो मेंढकी के मुंह में भी जवान आ गई। लगता है ये भी क्या जाने अमीरों के रहन सहन, ये भी आखिर आए मध्यम वर्गीय परिवार से ही ना। रंजना बेहूदगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली, नहीं ये घर हम लोगों का है, हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जब तक हमारे हाथ पैरों में ताकत है उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूँ। हमारी दाल रोटी आराम से चल जाएगी, तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हाँ रंजना, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैं बहुत तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और अभी जाओगे, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज़्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी ना जा सके तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है बहू। तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दीपा की तड़पती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। सब कुछ घूट घूट कर बर्दाश्त कर लेने वाली दीपा के अंदर आज ही परिस्थिति को देखकर पता नहीं इतने बोलने की ताकत कहाँ से आ गई थी। शायद परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ही विकट नज़र आ रही थी, इसलिए और बर्दाश्त करना शायद असंभव सा हो गया था। मम्मी होश में भी हो क्या? आप क्या कह रही हो? हम लोग आखिर क्यों ये घर छोड़कर जाए? अब जाकर अभी के बोल फूटे।
जब उसको घर निकालना मिल रहा था। कम से कम चलो बेटा बोले तो तुम, वरना तो लग रहा था कि तुम्हारे मुंह में जुबान ही नहीं बची। लेकिन शायद मैं अभी तक बेहोश ही थी। अब जाकर मुझको होश आया है। अपने दोनों का बोरिया बिस्तर समेटो और अपना नया घर ढूंढो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूँ। अब तो रंजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर इतना अच्छा घर कहाँ मिलेगा। अब तो रंजना ने भी रो रो कर अनुनय विनय करने लगी। लेकिन अब तो दीपा चिकना घड़ा बन चुकी थी। उसके ऊपर इन घड़ियालू आंसू का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इधर इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश घर पर नहीं थे। वो किसी दोस्त से होली मिलने के लिए उसके घर गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है, सिर्फ आपका नहीं। अभी और रंजना अपनी दाल दीपा के आगे गलती हुई ना देखकर बोले, पापा की धमकी क्या देते हो? उनकी भी आंखों से कुछ छुपा नहीं है, दीपा ने लापरवाही से कहा। थोड़ी देर बाद राकेश ने घर लौटने के बाद जब सारी स्थिति को देखा तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन अभी और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे। लेकिन उनके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं न कहीं दीपा के अपमान को कर रहे थे और उन्होंने भी दीपा के फैसले को एकदम जायज ठहराया और अभी और रंजना को भी फिर से घर छोड़ने की हिदायत देकर अभी और रंजना को वो घर छोड़ना ही पड़ा। दीपा ने अंशु और मनी के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया, लेकिन उसने मन ही मन गहरी सांस ली कि रोज रोज मरने से अच्छा है एक बार में ही मर जाना। तो दोस्तों, दीपा का फैसला सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।